आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 28। मिस्टर खन्ना को मजूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख नेता रहे थे। 2 बार जेल गए थे और कई हजार का नुकसान उठाया था। अब भी वह मजूरों की शिकायतें सुनने को तैयार रहते थे। लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि वह शक्कर मिल के हिस्सेदारों के हित का विचार ना करें। अपना स्वार्थ त्यागने को वह तैयार हो सकते थे अगर उनकी ऊंची मनोवृत्तियों को स्पर्श किया जाता। लेकिन हिस्सेदारों के स्वार्थ की रक्षा ना करना यह तो अधर्म था। यह तो व्यापार है, कोई सदाव्रत नहीं कि सब कुछ मजूरों को ही बांट दिया जाए। हिस्सेदारों को यह विश्वास दिलाकर रुपए लिए गए थे कि इस काम में 15-20 सैकड़े का लाभ है। अगर उन्हें 10 सैकड़ा भी ना मिले तो वे डायरेक्टरों को और विशेषकर मिस्टर खन्ना को धोखेबाज ही तो समझेंगे। और फिर अपना वेतन वह कैसे कम कर सकते थे। और कंपनियों को देखते उन्होंने अपना वेतन कम रखा था। केवल 1000 रुपया महीना लेते थे। कुछ कमीशन भी मिल जाता था, मगर वह इतना लेते थे तो मिल का संचालन भी करते थे। मजूर केवल हाथ से काम करते हैं। डायरेक्टर अपनी बुद्धि से, विद्या से, प्रतिभा से, प्रभाव से काम करता है। दोनों शक्तियों का मोल बराबर तो नहीं हो सकता। मजूरों को यह संतोष क्यों नहीं होता कि मंदी का समय है और चारों तरफ बेकारी फैली रहने के कारण आदमी सस्ते हो गए हैं। उन्हें तो एक ही जगह पौन भी मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए था। और सच पूछो तो वे संतुष्ट हैं। उनका कोई कसूर नहीं। वे तो मूर्ख हैं, बछिया के ताऊ। शरारत तो ओंकारनाथ और मिर्जा खुर्शीद की है। यही लोग उन बेचारों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। केवल थोड़े से पैसे और यश के लोभ में पड़कर यह नहीं सोचते कि उनकी दिल लगी से कितने घर तबाह हो जाएंगे। ओंकारनाथ का पत्र नहीं चलता तो बेचारे खन्ना क्या करें। और आज उनके पत्र के 1 लाख ग्राहक हो जाएं और उससे उन्हें 5 लाख का लाभ होने लगे तो क्या वह केवल अपने गुजारे भर को लेकर शेष कार्यकर्ताओं में बांट देंगे? कहाँ की बात है। और वह त्यागी मिर्जा खुर्शीद भी तो एक दिन लखपति थे। हजारों मजूर उनके नौकर थे। तो क्या वह अपने गुजारे भर को लेकर सब कुछ मजूरों में बांट देते थे? वह उसी गुजारे की रकम में यूरोपियन छोकरियों के साथ विहार करते थे। बड़े बड़े अफसरों के साथ दावतें उड़ाते थे। हजारों रुपए महीनों की शराब में जाते थे और हर साल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सैर करते थे। आज मजूरों की दशा पर उनका कलेजा फटता है। इन दोनों नेताओं की तो खन्ना को परवाह न थी। उनकी नीयत की सफाई में पूरा संदेह था। ना राय साहब की ही उन्हें परवाह थी, जो हमेशा खन्ना की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उनके हर एक कदम का समर्थन दिया करते थे। अपने परिचितों में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके निष्पक्ष विचार पर खन्ना जी को पूरा भरोसा था, और वह डॉक्टर मेहता थे। जब से उन्होंने मालती से घनिष्ठता बढ़ानी शुरू की थी,
खन्ना की नज़रों में उनकी इज्जत बहुत कम हो गई थी। मालती बरसों खन्ना की हृदयेश्वरी रह चुकी थी, पर उसे उन्होंने सदैव खिलौना समझा था। इसमें संदेह नहीं कि वह खिलौना उन्हें बहुत प्रिय था। उनके खो जाने या टूट जाने या छिन जाने पर वह खूब रोते, और वह रोए थे, लेकिन थी वह खिलौना ही। उन्हें कभी मालती पर विश्वास ना हुआ। वह कभी उनके ऊपरी विलास आवरण को छेद कर उनके अंतःकरण तक ना पहुंच सकी थी। वह अगर खुद खन्ना से विवाह का प्रस्ताव करती तो वह स्वीकार न करते, कोई बहाना करके टाल देते। अन्य कितने ही प्राणियों की भांति खन्ना का जीवन भी दोहरा या दो रुखी था। एक ओर वह त्याग और जनसेवा और उपकार के भक्त थे, तो दूसरी ओर स्वार्थ और विलास और प्रभुता के। कौन उनका असली रूप था, यह कहना कठिन है। कदाचित उनकी आत्मा का उत्तम आधा सेवा और सहृदयता से बना हुआ था, मध्यम आधा स्वार्थ और विलास से। पर इस उत्तम और मध्यम में बराबर संघर्ष होता रहता था, और मध्यम ही अपने उद्दंडता और हठ के कारण सौम्य और शांत उत्तर पर गालिब आता था। उन्हें मध्यम मालती की ओर झुकता था, उत्तम मेहता की ओर, लेकिन वह उत्तम अब मध्यम के साथ एक हो गया था। उनकी समझ में ना आता था कि मेहता जैसा आदर्शवादी व्यक्ति मालती जैसी चंचल विलासिनी रमणी पर कैसे आसक्त हो गया। वह बहुत प्रयास करने पर भी मेहता को वासनाओं का शिकार ना स्थिर कर सकते थे, और कभी कभी उन्हें यह संदेह भी होने लगता था कि मालती का कोई दूसरा रूप भी है जिसे वह ना देख सके, या जिसे देखने की उनमें क्षमता ना थी। पक्ष और विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करके उन्होंने यही नतीजा निकाला कि इस परिस्थिति में मेहता की से उन्हें प्रकाश मिल सकता है। डॉक्टर मेहता को काम करने का नशा था। आधी रात को सोते थे और घड़ी रात रहे उठ जाते थे। कैसा भी काम हो, उसके लिए वह कहीं ना कहीं से समय निकाल लेते थे। हॉकी खेलना हो या यूनिवर्सिटी डिबेट, ग्राम संगठन हो या किसी शादी का नवेद, सभी कामों के लिए उनके पास लगन थी और समय था। वह पत्रों में लेख भी लिखते थे और कई साल से एक बृहद दर्शन ग्रंथ लिख रहे थे जो अब समाप्त होने वाला था। इस वक्त भी वह एक वैज्ञानिक खेल ही खेल रहे थे। अपने बगीचे में बैठे हुए पौधों पर विद्युत संचार क्रिया की परीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाल में एक विद्वान परिषद में यह सिद्ध किया था कि फसलें बिजली की जोर से बहुत थोड़े समय में पैदा की जा सकती है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है और बेफसल की चीज़ें भी उपजाई जा सकती हैं। आजकल सवेरे के 2-3 घंटे वह इन्हीं परीक्षाओं में लगाया करते थे। मिस्टर खन्ना की कथा सुनकर उन्होंने कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा, क्या यह जरूरी था कि ड्यूटी लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाए? आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए थी। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दंड मजूरों को क्यों दिया जाए? क्या आपका विचार है कि मजूरों को इतनी मजूरी दी जाती कि उसमें चौथाई कम कर देने से मजूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजूर बिलों में रहते हैं, गंदे बदबूदार बिलों में, जहां आप 1 मिनट भी नहीं रह जाएं तो आपको कै हो जाए। कपड़े जो पहनते हैं उनसे आप अपने जूते भी ना पोंछोगे।
खाना जो वह खाते हैं वह आपका कुत्ता भी ना खाएगा। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। खन्ना ने अधीर होकर कहा, लेकिन हमारे सभी हिस्सेदार तो धनी नहीं हैं। कितनों ही ने अपना सर्वस्व इसी मिल की भेंट कर दिया है और इसके नफ़े के सिवा उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। मेहता ने इस भाव से जवाब दिया जैसे इस दलील का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं है। जो आदमी किसी व्यापार में हिस्सा लेता है वह इतना दरिद्र नहीं होता कि उसके नफ़े की तो जीवन का आधार समझे। हो सकता है कि नफ़ा कम मिलने पर उसे अपना एक नौकर कम कर देना पड़े या उसके मक्खन और फलों का बिल कम हो जाए, लेकिन वह नंगा या भूखा ना रहेगा। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यही बात पंडित ओंकार नाथ ने कही थी। मिर्जा खुर्शीद ने भी यही सलाह दी थी। यहाँ तक कि गोविंदी ने भी मजूरों ही का पक्ष लिया था, पर खन्ना जी उन लोगों की परवाह ना की थी। लेकिन मेहता के मुंह से वही बात सुनकर वह प्रभावित हो गए। ओंकार नाथ को वह स्वार्थी समझते थे, मिर्जा खुर्शीद को गैर जिम्मेदार और गोविंदी को अयोग्य। मेहता की बात में चरित्र, अध्ययन और सद्भाव की शक्ति थी। सहसा मेहता ने पूछा, आपने अपनी देवी जी से भी इस विषय में राय ली? खन्ना ने सकुचाते हुए कहा, हाँ पूछा था। उनकी क्या राय थी? वही जो आपकी है। मुझे यही आशा थी। और आप उस विदुषी को अयोग्य समझते हैं? उसी वक्त मालती आ पहुंची और खन्ना को देखकर बोली, अच्छा आप विराज रहे हैं। मैंने मेहता जी की आज दावत की है। सभी चीज़ें अपने हाथ से पकाई है। आपको भी न्योता देती हूँ। गोविंदी देवी से आपका यह अपराध क्षमा करा दूंगी। खन्ना को कौतूहल हुआ। अब मालती अपने हाथों से खाना पकाने लगी है। मालती, वही मालती जो खुद कभी अपने जूते ना पहनती थी, जो खुद कभी बिजली का बटन तक ना दबाती थी। विलास और विनोद ही जिसका जीवन था। मुस्कुराकर कहा, अगर आपने पकाया है तो जरूर आऊँगा। मैं तो कभी सोच ही ना सकता था कि आप पाकशाला में भी निपुण हैं। मालती ने संकोच भाव से बोली, इन्होंने मार मार कर वैद बना दिया। इनका हुक्म कैसे टाल देती? पुरुष देवता ठहरे। खन्ना ने इस व्यंग का आनंद लेकर मेहता की ओर आंखें मारते हुए कहा, पुरुष तो आपके लिए इतने सम्मान की वस्तु ना थी। मालती झेपी नहीं। इस संकेत का आशय समझकर जोश भरे स्वर में बोली, लेकिन अब हो गई हूँ, इसीलिए कि मैंने पुरुष का जो रूप अपने परिचितों की परिधि में देखा था उससे यह कहीं सुंदर है। पुरुष इतना सुंदर, इतना कोमल हृदय। मेहता ने मालती की ओर दीन भाव से देखा और बोले, नहीं मालती, मुझ पर दया करो, नहीं मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इन दिनों जो कोई मालती से मिलता वह उससे मेहता की तारीफों के पुल बांध देती, जैसे कोई नव दीक्षित अपने नए विश्वासों का ढिंढोरा पीटता फिरे। सुरुचि का ध्यान भी उसे ना रहता और बेचारे मेहता दिल के कट कर रह जाते थे। वह कड़ी और कड़वी आलोचना तो बड़े शौक से सुनते थे, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर जैसे बेवकूफ़ बन जाते थे। मुंह जरा सा निकल आता था, जैसे कोई फबती कसी गई हो।
और मालती उन औरतों में ना थी जो भीतर रह सके, वह बाहर ही रह सकती थी। पहले भी, अब भी, व्यवहार में भी, विचार में भी मन में कुछ रखना वह ना जानती थी। जैसे एक अच्छी साड़ी पाकर उसे पहनने के लिए अधीर हो जाती थी, उसी तरह मन में कोई सुंदर भाव आए तो वह उसे प्रकट किए बिना चैन ना पाती थी। मालती ने और समीप आकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर मानो उसकी रक्षा करते हुए कहा, अच्छा, भागो नहीं, अब कुछ ना कहूँगी। मालूम होता है तुम्हें अपने निंदा ज़्यादा पसंद है, तो निंदा ही सुनो खन्ना जी। यह महाशय मुझ पर अपने प्रेम का जाल, शक्कर मिल की चिमनी यहाँ से साफ नजर आती थी। खन्ना ने उसकी तरफ देखा। वह चिमनी खन्ना के कीर्ति स्तंभ की भांति आकाश में सिर उठाए खड़ी थी। खन्ना की आंखों में अभिमान चमक रहा था। इसी वक्त उन्हें मिल के दफ्तर में जाना है। वहाँ डायरेक्टरों की एक अर्जेंट मीटिंग करनी और इस परिस्थिति को उन्हें समझाना होगा और इस समस्या को हल करने का उपाय भी बतलाना होगा। आगे की कहानी अगले भाग में।